अध्याय संख्या पद्धति। चलिए देखते हैं बच्चों की इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में हमने सबसे पहले पढ़ा था संख्या पद्धति का एक परिचय, दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा और संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण हमने पढ़ा। इसके बाद हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, और हम फिर पढ़ेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन पराक्रम के द्वारा वास्तविक संख्या को निरूपण को देखना। फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ेंगे और उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का हल और दूसरी चीज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं सबसे पहले पूर्व कक्षा के दौरान, इससे पिछली क्लास जो हुई थी, तो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था, वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे कि आपके पास वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है या पाई है। ठीक है, इनको हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो बेटा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं उसमें दोनों संख्याएं आती हैं। एक आती है बच्चों आपकी परिमेय संख्याएं, एक आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं और दूसरी आती है बच्चों आपकी अपरिमेय संख्याएं। एक आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं और दूसरी आती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसके बाद हमने संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण भी सीखा था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई एक होगा आपके पास समकोण त्रिभुज, एक आपके पास क्या होगा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पर आप एक एकक दूरी लेते हैं, यहाँ पर आप एक एकक दूरी लेते हैं, तो ये एक तो ये आपका क्या हो जाता है वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको वर्गमूल 3 दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वर्गमूल 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण सीखा था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली के कुछ सवाल देखते हैं। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सत्य असत्य कथन पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि निम्न कथन सत्य है या असत्य बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, मतलब रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो बच्चों देखो क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ऐसा होता है बच्चों? जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वो वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो इसका ये जो कथन है बच्चों ये बिल्कुल क्या है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास अभी हमने क्या देखा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके अंदर क्या आ रही हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा भी सकते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्या रेखा है हमने दिखाया भी था। ठीक है, अब अगला है बेटा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है और जहां पर m क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा होता है? बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि संख्या रेखा पर उन्होंने क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। बेटा जो आपकी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर तो आपका 0 भी आता है, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, है ना, और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। हर तरह की संख्या होती है संख्या रेखा पर, तो ऋणात्मक संख्याएं भी है। क्या हम ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हैं? बताओ। जैसे मान लो अगर -3 है तो -3 को क्या आप वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हो? -3 उन्होंने ये भी बोला है कि m जो है ना वो एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और -3 को हम वर्गमूल के रूप में तो नहीं लिख सकते।
3 को बेटा हम वर्गमूल m के रूप में तो नहीं लिख सकते। ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो वर्गमूल भी हो, वो वर्गमूल वाली संख्या भी हो, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन है बच्चों, ये कथन बिल्कुल असत्य है। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब मुझे बताओ क्या ये कथन सत्य है? ये पहले वाले कथन का बिल्कुल उल्टा है कि जितनी भी आपकी वास्तविक संख्याएं, बेटा वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्याएं भी आती हैं। देखो जरा, वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्याएं भी आती हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसा होगा क्या? ये कह रहे हैं कथन में कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ऐसा तो नहीं होता बेटा, वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्याएं भी आती हैं। अब परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं तो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लो 1/2 है, तो 1/2 क्या है? वास्तविक संख्या है, पर क्या ये अपरिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, 5 है, 5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये तो बेटा एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। ये कथन भी क्या है बच्चों? असत्य है। ठीक है, हर एक परिमेय वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगला है सवाल, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो, हमने वर्गमूल 2 को निरूपित किया था, वर्गमूल 3 को किया था, अब हमें करना है वर्गमूल 5 को। तो कैसे करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए हमें? तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, 5 को आप लिख सकते हो 4 + 1। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है ना। अब अगर आप 5 को वर्गमूल 5 लिखते हो, है ना, वर्गमूल 5 का वर्ग, भाई 5 को आप क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 5 का वर्ग, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल क्या होगा? हट जाएगा, है ना। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 का वर्ग लिख सकते हो, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 का वर्ग लिख सकते हो। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का वर्ग, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 का वर्ग लिख सकते हो। तो बेटा इसके लिए आपने क्या किया, एक आपने यहाँ पर पैमाना लिया, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ पर आधार लेंगे 2 और लंब लेंगे 1। ठीक है, हम क्या लेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें आधार तो लेंगे हम 2 और लंब लेंगे 1, तब जाके हमारा ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 5। आई बात समझ में? क्योंकि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री पर है। जब हम आधार 2 लेंगे और लंब लेंगे 1 इकाई, तो ये आएगा हमारा वर्गमूल के अंदर 5। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई। हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा बना दी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमने इधर की तरफ दिखाया ये माइनस अनंत है, इधर की तरफ हमने दिखाया ये प्लस अनंत हो जाएगा, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या होगा बेटा? इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा बच्चे 0, यानी कि 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या दिखाओगे? बराबर बराबर दूरी ले लो। ठीक है, बराबर बराबर दूरी लो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं हम 1 2 3 और 1 2 3, ये हो गया, और 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सही है। तो हमने बराबर बराबर दूरी ले ली। अब हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों? हमें सबसे पहले 2 इकाई दूरी लेनी है। कितनी दूरी लेनी है? 2 इकाई दूरी लेनी है। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 2 तक की दूरी ले ली। ये देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 0 से लेकर के 2 तक की दूरी ले ली। 0 से 2 तक की हमने दूरी ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? अब इसको हम कह देते हैं बिंदु ए।
इसको हम कौन सा बिंदु कह देते हैं? बिंदु ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण खींचोगे। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण खींचो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? चांदा चाहिए। देखो मेरे स्केल में 90 डिग्री का कोण आता है, तो मैं तो स्केल से बना दूंगा। आप लोगों के स्केल में पता तो चलेगा नहीं, तो आप चांदा लेना और चांदे से 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, मैंने बता दिया है कि कैसे करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। देखो मैंने 90 डिग्री का कोण लिया, यहां रखा 2 पर, और एक किरण खींचेंगे। ये देखो, ये मैंने किरण खींच दी और इसको हमने ये, ठीक है, अब चाहो तो इसको आप नाम दे दो x। ठीक है, इसके बाद बेटा 2 इकाई दूरी तो हम ये ले ही चुके हैं। अब हमें लंब पर कितनी दूरी लेनी है? 1 इकाई दूरी लेनी है। 1, तो 1 इकाई दूरी कहां से कहां तक है बेटा? यहां से लेके यहां तक ये 1 इकाई दूरी है। ये आपकी 1 इकाई दूरी है, 0 से लेके 1 तक की, या मान लो 1 से लेके 2 तक की, वो भी 1 इकाई दूरी है। 2 से लेके 3 तक की भी 1 इकाई दूरी है, क्योंकि हमने बराबर बराबर दूरी ली है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे बच्चों प्रकार, और प्रकार में हम 0 से लेकर कहां तक की दूरी लेंगे? 1 तक की दूरी लेंगे। ये देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 0 से लेकर 1 तक की दूरी ले ली। अब प्रकार की नोक को कहां रखोगे? ए बिंदु पर रखोगे। और अब आपको लगाना है बच्चे चाप। कहां पर? जो आपने ये किरण खींची है, इस किरण पर। अब आपको क्या करना है? चाप लगाना है। तो ये देखो मैंने चाप लगा दिया। अब इसको हटा देते हैं। लगा दिया। अब ये जो आपने चाप लगाया है, तो ये चाप आपकी किरण को जिस बिंदु पर काट रहा है उसको हमने नाम दे दिया बी बिंदु। क्या नाम दे दिया? बी बिंदु। और ये वाला कोण कितना है बच्चे? ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? 0 से बी को मिला दोगे। चलो मिला देते हैं भाई। 0 से किसको मिला देते हैं? बी को मिला देते हैं। ये देखो मिला दिया। अब आपको क्या करना है? 0 से लेके बी तक की दूरी लेनी है प्रकार में। मैं बहुत आराम से एक एक चीज, एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा। 0 से लेकर के कहां तक की दूरी लेनी है प्रकार में? बी तक की। ये देखो मैंने 0 से लेके प्रकार में बी तक की दूरी ली, और अब हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर एक चाप लगा देंगे। लगाओ चाप जल्दी से। कहां पर? संख्या रेखा पर। तो इसको नीचे लाते हैं, और ये देखो ये हमने चाप लगा दिया। अब इसको हटा देते हैं। तो आप देखो ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। जानते हो ना बेटा, अगर आप वर्गमूल 4 का मान निकालते हो तो वो कितना आता है? 2 आता है। अब मान लो 4 से बड़ी संख्या अगर आएगी वर्गमूल के अंदर, 5 आया, तो इसका मान 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो वही देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। और ये बिल्कुल मान अब सटीक है, बिल्कुल सटीक स्थिति है। हमने अंदाजे से नहीं किया। अब हमने अंदाजे से नहीं किया है, अब हमने एक एक चीज बिल्कुल नाप तोल कर की है। अब हमने बिल्कुल नाप तोल कर एक एक चीजें की है, तो अब कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पे। अब यही जो है ना बच्चों, यही सटीक स्थान होगा किसका? ये जो आपका है बिंदु, ये आपका मान लीजिए बिंदु P है, और ये किसको दिखाएगा? ये वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों? वर्गमूल 5 को। तो देख लो संख्या रेखा पर किसका निरूपण हो चुका है? वर्गमूल 5 का निरूपण हो चुका है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया ना? हमने 2 दूरी ली, 2 इकाई दूरी, और फिर हमने 1 इकाई दूरी। ठीक है, और 2 और 1 से क्या बन गया? ये भी बेटा आपका वर्गमूल 5 है। यहां से 0 से लेके बी तक की जो दूरी है, ये भी कितनी है? वर्गमूल 5 है। और ये वाली 2 इकाई दूरी है, ये वाली 1 इकाई दूरी है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सारी चीजें सबको क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद। और इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो बेटा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है? अब आप जानते हो वास्तविक संख्याओं में तो 2 तरह की संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी जरा बताना तो?
वास्तविक संख्याओं में तो दो तरह की संख्याएं आती हैं। अगर मैं बात करूं तो वास्तविक संख्याएं, तो बेटा वास्तविक संख्याओं में तो दो तरह की संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी संख्या आती है बच्चे परिमेय संख्या, है ना, एक संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या, और दूसरी संख्याएं कौन सी आती हैं? दूसरी आती है बच्चों अपरिमेय संख्या। दूसरी कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में एक तो आ गई आपकी परिमेय संख्याएं और दूसरी आ गई बच्चों आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा। सोचो जरा बेटा, देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। जैसे मान लो 1/2 है, तो 1/2 को जरा भाग करके देखना, इसको भाग करके देखो, बताओ दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो मेरे को क्या करना है, 2 से मुझे 1 को भाग देना है, तो भैया दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ जाएगी, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बस का खेल खत्म हो गया, है ना। तो इसका मतलब 1/2 का मान क्या आया, 0.5 आया, है ना। अब अगर मान लो 1/2 की बजाय क्या हो जाए, 1/2 की बजाय 9/4 हो जाए, तब क्या होगा। अगर 9 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा बेटा, करके देख लो। मैंने क्या किया, 4 से 9 को भाग दिया तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना, 9 में से 8 गया तो 1 आया। फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गई, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, दशमलव लगा हुआ है ही, 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4, अच्छा ऊपर थोड़ी ना 0 बढ़ेगी भाई, वेट, दशमलव लगा हुआ है तो 0 यहाँ पे बढ़ेगी, फिर 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये देखो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो 9/4 कितना आया बच्चे, 2.25 आ गया। ठीक है, अब एक जरा और मान देखते हैं। अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं 10/3 निकालूं तो ये कितना आएगा जरा बताना भाई। 10/3 अगर करूं मतलब 3 से 10 को भाग दो तो कितना आएगा, करके देख लो। 3 से किसको भाग दो, 10 को, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर क्या लगाया, दशमलव, तो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 0 बढ़ गई ना। अब क्या होगा, 3 एकम 3, फिर से 3 तिया 9 होगा, 10 में से 9 घटाओगे तो फिर क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगी, फिर से क्या होगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 10 में से 9 गया, फिर 1 आया, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, फिर क्या होगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगी, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अरे भैया ये तो वही आता जा रहा है, मतलब ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो चलता जा रहा है, ये तो क्या हो रहा है बच्चे, चलता जा रहा है। तो इसका मतलब 10/3 का मतलब आ गया 3.33333, और ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ठीक है, तो क्या कहें भाई कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा, मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। आप देखो यहाँ पर बच्चे अंक की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, यहाँ पर अंक रिपीट कर रहे हैं, 3 जो है ना वो बार बार आ रहा है, 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जरा अपरिमेय संख्याएं। बेटा अपरिमेय संख्याओं में हमारे सबके पास सबसे पहली संख्या कौन होती है, पाई। पाई का मान होता है 3.1415926, और इसके बाद भी ये रुकता नहीं है, चलता जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए वर्गमूल 2 की, तो वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, और इसके बाद ये भी क्या होता जाता है, चलता जाता है, इसमें भी कोई अंक रिपीट नहीं करता है। ठीक है, वर्गमूल 3 की बात की जाए तो इसका मान कितना होता है, 1.7321, और ये भी क्या होता है बच्चों, चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो हम कोई सी भी अपरिमेय संख्या ले लें,
उसका दशमलव प्रसार तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद चलता ही जा रहा है, चाहे कोई सी भी आप परिमेय संख्या ले लो। लेकिन परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार तो रुक गया, दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का तो दशमलव प्रसार रुक गया, लेकिन कुछ का दशमलव प्रसार चलता जा रहा है ना। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार रुक जाता है तो उसको हम कहेंगे शांत हो जाता है। कहते हैं ना, जैसे कोई बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई शांत हो जा। उसका ऐसे ही तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा शांत हो जा। शांत हो जा मतलब थोड़ा रुक जा, संभल जा, थम जरा, है ना। तो वही चीज है कि ये दशमलव के बाद रुक गया मतलब ये दोनों दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत है। क्या है बच्चों, शांत है। और जिसमें दशमलव प्रसार चलता जा रहा है, तो अगर दशमलव प्रसार चलता जा रहा है तो वो कैसा होगा, वो होगा बेटा अशांत, मतलब ये रुक ही नहीं रहा, ये दशमलव प्रसार अशांत है। और हम यहाँ देख रहे हैं अपरिमेय संख्याओं में कि अपरिमेय संख्याओं में तो कोई सी भी संख्या ले लो, दशमलव प्रसार रुक ही नहीं रहा। अपरिमेय संख्याओं में तो कोई सी भी संख्या ले लो, दशमलव प्रसार रुक ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो क्या हुआ, इन सबका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। लेकिन अब एक आती है ट्विस्ट वाली बात, और वो ट्विस्ट क्या है कि अगर दोनों का दशमलव प्रसार एक जैसा होगा तो फिर तो दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। यहां पर हमने देखा कि जो 3 है वो देखो बार बार आ रहा है। 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है, 3 की आवर्ती हो रही है। यहाँ पे 3 की आवर्ती हो रही है, आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत आवर्ती वाला हुआ। कैसा हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती वाला। जबकि यहां पर कोई आवर्ती नहीं हो रही है किसी भी अंक की, यहां पर किसी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अशांत है और अनावर्ती है। क्या है बेटा, अनावर्ती है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का 2 तरह का हो सकता है दशमलव प्रसार, 2 तरह का। ठीक है, देखो परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार जो है दशमलव के बाद चलता जा रहा है तो अशांत हो गया, और यहाँ पर अंकों की आवर्ती हो रही है, अंक रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए आवर्ती। यहाँ पर दशमलव प्रसार चलता जा रहा है तो अशांत है, लेकिन अंक की रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसको मत देखना कि 4 और 4 2 बार आ गया, इसको हम रिपीटेशन नहीं कहेंगे। रिपीटेशन तब कहते जब लगातार 4 आता जाता, बीच में तो 1 आ गया ना, तो इसलिए रिपीटेशन नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद कोई और अंक आएगा, ये तो मैंने पूरा मान लिखा नहीं है, आप देखना खुद भी कि पाई का मान जो है वो उसमें कोई अंक ऐसे रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए अनावर्ती है। तो अब हमें एक बात पता चली कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या कि भाई शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ये दोनों किसके होंगे और ये किसका होगा, सोचने वाली बात है। तो बेटा देखो, जो ये शांत दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये दोनों तो किसका होगा, ये दोनों तो होगा बेटा परिमेय संख्याओं का। ये दोनों किसका होगा, परिमेय संख्याओं का, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, और जो ये दूसरा वाला है ना, कौन सा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये होगा बेटा अपरिमेय संख्याओं का। ये किसका होगा, ये अपरिमेय संख्याओं का होगा। ठीक है, ये वाला जो है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल कर लेते हैं जो दशमलव प्रसार पर बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
ये कह रहे हैं कि दिखाइए कि 0.3333 और ये डैश 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 चलता जा रहा है ना, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहले से नहीं है ये P/Q के रूप में, लेकिन हम इसे P/Q के रूप में बदल सकते हैं। और जहां पर P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक तरह से ये परिमेय संख्या है। बेटा देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव के बाद चलता जा रहा है। तो अगर दशमलव के बाद प्रसार चलता जा रहा है तो यानी कि अशांत हो गया, रुक ही नहीं रहा, तो मतलब कैसा हो गया, अशांत। और दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि इसमें अंक जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो यानी कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहां से हमें परिमेय संख्या की एक परिभाषा मिल गई कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती का होता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। एक परिभाषा तो हमें पहले ही पता थी कि जिनको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं या लिख सकते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां से हमें एक परिभाषा और मिल गई कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा इसका तरीका क्या है, इसका पूरा एक प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, माना कि x बराबर क्या होगा बच्चों, ये वाली जो संख्या है 0.3333 और ये चलती जा रही है। और देखो जो अंक बार बार रिपीट करता है बेटा उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने बार लगा रखा है, यानी एक डंडा सा लगा रखा है। बार लगाने का मतलब है कि वो अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, वो जो ऊपर लाइन खींच देते हैं ना उसका मतलब होता है कि बार लगा हुआ है, मतलब वो अंक बार बार आ रहा है। तो 3 देखो बार बार आ रहा है ना। अब क्या करेंगे बेटा, केवल एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखो जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है हम उतनी ही बार 0 से गुणा करते हैं। मतलब अगर एक अंक के ऊपर बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंकों के ऊपर बार है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों के ऊपर बार है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो इस चीज को लिख लेना, अगर बार जो है वो एक अंक के ऊपर लगा हुआ है तो आप 10 से गुणा करोगे, अगर 2 अंक के ऊपर लगा है तो आप 100 से गुणा करोगे, अगर 3 अंकों के ऊपर लगा है तो आप क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे। इस बात को भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आप दोनों तरफ क्या कर दो, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा। अब जब आप 10 से गुणा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, फिर क्या होगा, इस पूरे में भी तो 10 से गुणा हो जाएगी, 10 गुणा में 0.333 डैश डैश डैश, यही होगा। तो यहां से तो कितना आ गया, 10x बराबर। अब देखो बेटा जब दशमलव में 10 से गुणा होगी तो एक अंक जो है वो आगे खिसक जाएगा। जो एक अंक है बेटा वो कहाँ आगे खिसकेगा, कितना, एक अंक, दशमलव जो है वो एक अंक आगे खिसकेगा राइट साइड में, केवल एक अंक, क्योंकि आप 10 से गुणा कर रहे हो। तो ये दशमलव जो है 3 के बाद आ जाएगा, मतलब ये 3.333 ये आ जाएगा। केवल दशमलव जो है एक अंक आपने आगे खिसकाया है तो 3 के बाद आ गया दशमलव, और बाकी के आगे 3 जो चल रहे थे वो तो है ही है। इसको आप मान लोगे बेटा समीकरण नंबर 2, इसको आपने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब आपका अगला काम है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना। घटाओ, ये पूरा तरीका है बेटा, समीकरण 2 में से किसको घटाना, समीकरण 1 को घटाना। घटाओ जरा, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर है 10x, तो 10x में से आपने किसको घटाया, x को घटाया, तो ये किसके बराबर आएगा,
यहाँ पर है बेटा 0.333333 और यहाँ पर है 3.333333। तो जरा इसको अलग से घटा के देख लेते हैं क्या आएगा। 3.3333 डैश डैश डैश, इसमें से आपको क्या घटाना है? 0.3333। तो भैया 0.3333 डैश डैश डैश, इसको आपने क्या कर दिया? घटा दिया। और जब घटाओगे तो कितना आएगा? 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया तो 3, और जहां दशमलव था वो दशमलव अपनी जगह पर आया ही आया। बाकी सब भी तो 3 ही है, आगे भी तो बेटा 3 ही आ रहा है, तो वो भी तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब एक बात आपको पता है कि दशमलव के बाद चाहे 1000 जीरो लगा दो, करोड़ों जीरो लगा दो, उसका कोई